हेलो। चलो बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हुआ। एंड उससे पहले हम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था। तो ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे थे, ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे थे। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, और अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे, एंड इनका स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म इज VSEPR। सो चलो स्टार्ट करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग बोल रहे होंगे VSEPR, राइट। तो देखो, वेरी सिमिलर टू दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। जैसा वहां पे हम लोगों ने कुछ पॉस्टुलेट लिखे, कुछ रूल्स लिखे, एंड वो रूल्स को समझा, फिर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग कुछ पॉस्टुलेट लिखेंगे, उनके रूल्स को समझेंगे, एंड देन व्हाट इज द एग्जैक्ट मोटिव ऑफ VSEPR, इसकी जरूरत क्या थी हमें। VSEPR में हम लोग एग्जैक्टली किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली शेप कैसा होना चाहिए, बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस पोर्शन से कंपटीशन एग्जाम में। तो अगर मैं फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करूं तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई द electron pair occupy such position in space around central atom so that repulsion among them can be minimized देखो, पहले तो एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। द इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो आप इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हो, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज एक्चुअली बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर in valence shell of central atom। देखो, आप कोई भी अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले आते हो तो उसमें एक सेंट्रल एटम होगा, और सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर में वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर का आपस में रिपल्शन आता है। तो वो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड अपने आप को कुछ ऐसा स्पेस में अरेंज करते हैं सो दैट वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। एंड रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए जो भी पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर रहे होंगे स्पेस में, वही उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप हो जाता है, राइट। तो यही हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है। द इलेक्ट्रॉन पेयर, ब्रैकेट में लिख लेना, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम so that repulsion among them can be minimized। अगर इसका कुछ एक आसान सा, बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। चलो, ले लिया हमने बेरिलियम हाइड्राइड, राइट, बेरिलियम हाइड्राइड BeH2।
बेरिलियम हाइड्राइड में सेंट्रल एटम डेफिनेटली बेरिलियम है एंड बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है और अगर 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 and 2 देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम और वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा दिखा दूं, चलो भाई बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन दे, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए एंड 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बॉन्ड में, इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड अगर लोन पेयर होता बेरिलियम के पास तो उसे भी हम लोग काउंट करते, कंसीडर करते। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो बॉन्ड पेयर के बीच में है ना, ये रिपल्शन आएगा बिकॉज दोनों ही क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है, तो इनके बीच में क्या आना है, रिपल्शन आना है। तो ये रिपल्शन को मिनिमाइज होना चाहिए और ये रिपल्शन मिनिमाइज कभी होगा जब भी दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाए। और ये केस में अगर हमसे पूछा जाए कि रिपल्शन मिनिमम कब होगा, तो डेफिनेटली ये तो बहुत ही आसान केस है। मैं बोलूंगा कि मतलब दोनों ही बॉन्ड पेयर को अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर दो कि जैसा हमने ड्रॉ करा हुआ है। अगर कोई ऐसा बोले नहीं सर मैं तो ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, कुछ वी शेप का बनाना चाहता हूं, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम नहीं है तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये शेप करेक्ट नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, ये बॉन्ड पेयर या अगर लोन पेयर है तो उसको भी कंसीडर करके उनके बीच में रिपल्शन को मिनिमाइज करना होगा। और ये केस में स्पेशली अगर आप रिपल्शन मिनिमाइज करते हो तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोजन एक सिंगल लाइन में, दैट इज व्हाई द शेप ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड इज नोन एज लीनियर शेप, ऑल द एटम आर इन अ सिंगल लाइन। और यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल आप मेजर कर लो, ये जो एंगल मिलेगा दैट इज 180 डिग्री, यही बेरिलियम हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन मिनिमाइज करते हैं एंड ऐसा करने से जो भी शेप ऑब्टेन होता है वही उस मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री होता है और वहां से हम लोग बॉन्ड एंगल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या मिलेगा एंड कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पोस्टुलेट। VSEPR का सेकेंड पोस्टुलेट अगर मैं आपसे बोलूं तो सेकेंड पोस्टुलेट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ molecule the shape of molecule depends on definitely number of bond pair and lone pair electron in the valence shell, depends on number of valence shell electron pair, number of valence shell electron pair and around central atom, electron pair around central atom। जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि बेरिलियम हाइड्राइड लेते तो 2 बॉन्ड पेयर होते और कोई और मॉलिक्यूल ले लेते, लेटर से हमने बोरॉन हाइड्राइड ले लिया, BS3 ले लिया, तो वहां पे 3 बॉन्ड पेयर मिल जाते। तो डेफिनेटली अगर बॉन्ड पेयर आप बढ़ा रहे हो तो शेप भी चेंज होता जाएगा। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज गोइंग टू डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में बी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, राइट। सो नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यूड है, if central atom of molecule is surrounded by, if central atom of molecule is surrounded by only bond pair electron, not by lone pair, only bond pair electron not by
lone pair electron, then shape of molecule is going to be regular, right? Lone pair electron, and also surrounding atoms are same, and also surrounding atoms are same, surrounding atoms are same, then geometry of molecule is regular. Then geometry or shape of molecule is regular. देखो जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले बेरिलियम हाइड्राइड का बात कर रहे थे, तो वहां पे आप देखो तो सराउंडिंग एटम दोनों ही हाइड्रोजन थे। बेरिलियम के पास लोन पेयर नहीं था, केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो जो शेप मिल रहा था वो लीनियर मिल रहा था, रेगुलर शेप मिल रहा था। इस चीज को और बेहतर समझने के लिए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट से हमने ले लिया, ये लिख लेता हूं मैं बीच का स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूं। लेट अस से अगर मैं अभी BS3 ले लेता हूं, बोरॉन हाइड्राइड ले लेता हूं, ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5 एंड अगर आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इट इज 2 and 3, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग एटम 3 हाइड्रोजन है। तो अगर मुझे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता तो मैं बोरॉन के साथ 3 बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन थे और all the 3 electron will be shared with the 3 hydrogen which is present around the central atom of boron, right? Now अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब इसके पास क्या हो गए, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड ऑल्सो बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं है। आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन थे, सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास। तो यहाँ पे जो अब मैं करूंगा, बोलूंगा कि ये 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसा अरेंज करना है सो दैट इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम हो सके। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम तभी होगा जब भी बॉन्ड की पेयर के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो सके। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम तभी होगा जब भी आप बॉन्ड एंगल ज्यादा से ज्यादा रखोगे। अब बॉन्ड एंगल ज्यादा से ज्यादा रखने का मतलब देखो ये है कि आप 180 से ज्यादा एंगल रख नहीं सकते, 2 बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा कर नहीं सकते। तो अगर किसी के दिमाग में अजीबोगरीब आइडिया आता हो ऐसा, बोले सर मैं 2 बॉन्ड पेयर को ना 180 डिग्री पे प्लेस कर देता हूं एंड किसी एक बॉन्ड पेयर को इधर रख देता हूं मैं, तो बच्चे इसमें धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया कि देयर आर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा बोले कि एक काम करते हैं, हम लोग ट्रायगोनल प्लैनर शेप जनरेट करने का कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा सो दैट यहाँ पे जो एंगल जनरेट हो जाए वो 120 120 120 जनरेट हो जाए। तो एक प्लेन में टोटल एंगल 360 हो सकता था, हमने 120 120 120 कर दिया, 360 जनरेट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो तो बॉन्ड पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली 90 से तो ज्यादा ही है, ठीक है, 180 नहीं है, बट स्टिल देयर आर 2 पेयर ऑफ 90 डिग्री, वो तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये एक ऐसा केस मिलता है जहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम हो रहा होता है, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन मिनिमम हो रहा होता है एंड BS3 का जो एक्चुअल शेप है वो यही मिलता है, इट इज ट्रायगोनल प्लैनर। ट्रायगोनल प्लैनर क्यों? क्योंकि आप ये जब सराउंडिंग एटम को ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल जनरेट होगा एंड ऑल द एटम आर इन सिंगल प्लेन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रायगोनल प्लैनर शेप, राइट। आगे जाकर के हम लोग ये सारी चीजें लिखने वाले हैं, बट ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ ना। मैं अब क्या बोल रहा हूं कि ये शेप क्या है, रेगुलर है।
इट इज कंप्लीट सिमेट्री, इट इज हैविंग कंप्लीट सिमेट्री। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है एंड जितने सराउंडिंग एटम है सारे सेम है। अगर बोरॉन के पास यहीं पे अगर बोरॉन के पास लोन पेयर आ जाता या सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन की जगह पे कोई लेट से ब्रोमीन रख देता, तो जो शेप मिलता ना वो रेगुलर ना हो पाता, उसमें कंप्लीट सिमेट्री ना होती। ठीक है, तो इस बात को समझना है। यही आपको यहाँ पे लिखा गया है कि इफ सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, and also surrounding atoms are same, then geometry or shape of molecule is going to be regular. इसके पहले वाला पॉइंट तो आपको क्लियर ही होगा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। This was our second postulate of VSEPR. Now start with the third postulate. थर्ड postulate अगर हमको देखना है ना, देखो थर्ड postulate क्या बोल रहे हैं? A pair of electron in valence shell. Third postulate is pair of electron in valence shell repel one another. Valence shell repel one another since both are having negatively charged electron cloud. Since both are having negatively charged electron cloud. पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय, व्हेन सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल इज surrounded by both bond pair and lone pair, both bond pair and lone pair, then shape of molecule or geometry of molecule definitely is not going to be regular. Bond pair and lone pair, the molecule does not have regular shape. The molecule does not have regular shape. Instead, they are having irregular or distorted geometry. They are having irregular or distorted geometry. Irregular और distorted geometry. देखो अब इसको समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर, डेफिनेटली ये होना ही चाहिए। दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ले आओ या एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर ले आओ या दो लोन पेयर ले आओ, उनके बीच में रिपल्शन आएगा ही, बिकॉज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो यही बात यहाँ पे लिखी जा रही है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस बोथ आर हैविंग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। Now they are saying when central atom in molecule is surrounded by bond pair and lone pair both. अगर सेंट्रल एटम के अराउंड वैलेंस शेल में सेंट्रल एटम के अराउंड अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों मिल रहे हैं, तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा वो रेगुलर नहीं मिलेगा,
वो क्या मिलेगा आपको, डिस्टॉर्टेड मिलेगा। एंड इसका एग्जैक्ट रीजन क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब अगर लोन पेयर का एंट्री हो जाए तो शेप रेगुलर नहीं होता, इररेगुलर हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है। रीजन अगर आपको इसका चाहिए तो रीजन इज अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की बात करें तो इट इज फाउंड दैट कि लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच का, लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच का रिपल्शन इज मैक्सिमम। देन उसके बाद मिलता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड मिनिमम रिपल्शन इज बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। दिस इज ऑब्जर्व्ड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जितना हम लोग शेप ज्योमेट्री करेंगे उसमें हमेशा ही ये यूज हो रहा होगा। अब पॉइंट ये है कि अगर देखो कोई एक जगह पे लोन पेयर आ गया तो पिछली बार जैसे हम लोग BS3 बना रहे थे, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। लेट से मैंने SO2 ले लिया, ठीक है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सल्फर ऑक्सीजन से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। मैं कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रहा। तो सल्फर के पास अगर आप देखोगे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ सिचुएशन मिलेगा आपके पास। सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन में से इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑक्सीजन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए, शेयर हो गए। 6 में से 4 तो यूज कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे एंड दैट 2 इलेक्ट्रॉन विल रिमेन ऑन सेंट्रल एटम इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर, राइट। तो अगर मुझे सल्फर के पास पूछा जाए तो सल्फर के पास 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। आगे जाकर के मैं एक पोस्टुलेट और देने वाला हूं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट ये हो सकता है वो आ जाए कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। क्यों करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। वैसे तो एक्चुअल अगर चीज पूछा जाए कि सल्फर ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे एक बॉन्ड में एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो 2 बॉन्ड में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। बट अगर मुझे शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करना है तो मैं अभी पोस्टुलेट लिखवाऊंगा आपको कि जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो उस मल्टीपल बॉन्ड को मैं सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के जैसा ट्रीट करूंगा। उसका भी रीजन आपको अलग से बताऊंगा। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, सल्फर के पास अगर देखा जाए तो एक तो लोन पेयर मिल गया, और ये मल्टीपल बॉन्ड को अगर मैं सिंगल बॉन्ड पेयर के जैसा कंसीडर करूं तो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिल गए और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो अगर आप पिछला वाला केस कंसीडर करो जहां पे हम लोगों ने BS3 देखा था, तो बोरॉन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे और उसको हमने जब भी प्लेस करा तो हमें जो शेप मिल रहा था वो ट्रायगोनल प्लेनर मिल रहा था। तो यहां पे भी जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमाइज करने की बात की जाएगी, यहां पे जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमाइज करने की बात करी जाएगी तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर इनका आपस में रिपल्शन आ रहा होगा। तो कुछ वैसे ही ट्राइगोनल प्लेनर शेप मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लोन पेयर को एक ऑर्बिटल में दिखा रहा हूं और डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो मैं ड्रॉ ही कर रहा हूं। लेकिन पिछली बार जब आप बॉन्ड एंगल चेक कर रहे थे तो बॉन्ड एंगल क्या मिल रहा था, एग्जैक्टली 120 डिग्री मिल रहा था। बट क्या ये केस में ये ऑक्सीजन के बीच का एंगल 120 डिग्री मिलेगा क्या? द करेक्ट आंसर इज कि यहाँ पे 120 डिग्री आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पे 120 डिग्री नहीं मिलने वाला। रीजन, अब देखो जब BS3 आप ड्रॉ कर रहे थे ना, BS3 एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। BS3 जब आप ड्रॉ कर रहे थे ना तो जो भी रिपल्शन आ रहा था वो सभी डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड का आ रहा था, इसलिए हमने कंप्लीट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया था और एंगल 120 120 120 दिखा दिया था।
बट यहाँ पे आप देखो बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो कम है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा ना तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। कुछ ऐसा समझना आप कि ये दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर है। अगर सभी में इक्वल इक्वल फोर्सेस आ रहे होते तो 120 120 120 मिल रहा होता, बट यहां से अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो गया तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री नहीं मिलने वाला है। यही आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, यही इस पॉइंट में मेंशन करा जा रहा है। व्हेन सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, the molecule does not have regular shape, instead they are having irregular or distorted geometry। और इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो रिपल्शन का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। लोन पेयर रिपल्शन हमेशा ज्यादा मिलता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम मिलता है, बॉन्ड पेयर उससे भी कम मिलता है। ये भी एक्चुअली समझा जा सकता है कि ऐसा रिपल्शन का ऑर्डर क्यों मिलता है, क्यों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा आता है, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन मिनिमम क्यों होता है, ये चीजें भी समझी जा सकती है। तो चलो पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे, उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 4 पे मूव करेंगे। अगर रिपल्शन का ये ऑर्डर क्यों मिला, कैसे मिला, ये समझना है तो अब देखो जरा। मैं एक सेंट्रल एटम ले रहा हूं और इस सेंट्रल एटम में एक तो मैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखना जरा, यहां पे जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ए एंड बी के बीच में, दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ ए एज वेल एज न्यूक्लियस ऑफ बी। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस क्या कर रहे होंगे, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे होंगे अपनी अपनी तरफ। हालांकि अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया तो ये एग्जैक्टली मिडिल में मिलेगा, अदरवाइज अगर किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज्यादा होगा तो ये मिड पोजीशन से स्लाइटली शिफ्टेड रहेगा। बट जरा इसके बारे में सोचो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे केवल और केवल एक ही न्यूक्लियस का फोर्स आ रहा है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेट अस से मैंने क्या काम करा, लोन पेयर और सेंट्रल एटम के बीच का डिस्टेंस मेजर करा और बोला ये डिस्टेंस L1 है, फिर बॉन्ड पेयर और सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करा, बोला ये L2 है। कैन यू डिसाइड कि ये L1 L2 इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? पहले तो ये डिसाइड करना है। अगर अनइक्वल हैं तो कौन सा लेंथ ज्यादा होगा, फिर ये डिसाइड करना। देखो डेफिनेटली आई कैन से कि ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर केवल एक न्यूक्लियस का फोर्स आ रहा है, बट बॉन्ड पेयर में एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी तरफ बाहर की तरफ भी एक फोर्स आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से, सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से डेफिनेटली ज्यादा दूरी पे मिलेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि L2 का वैल्यू L1 से ज्यादा आना है, L2 का वैल्यू L1 से ज्यादा आना है ना। ये तो मैंने ऐसा रफ बनाया है, देखने में भले ही L1 ज्यादा लग रहा है बट L2 का वैल्यू ज्यादा आएगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अपने दिमाग में रख सकते हो। Always it is found that the distance between lone pair and nucleus of central atom is always less than distance between bond pair electron and nucleus of central atom। हमेशा लोन पेयर का जो डिस्टेंस मिलेगा सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से वो हमेशा कम मिलेगा, वो हमेशा न्यूक्लियस के क्या मिलेगा, पास में मिलेगा। नाउ अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, ये मेरे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है, और हमेशा जब भी आप बॉन्ड एंगल मेजर करोगे या फिर लोन पेयर प्लेस कर रहे हो, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो हमेशा क्या होगा, कुछ ऐसा दो कन्वर्जिंग लाइन जैसा बनेगा ही बनेगा। ये कब नहीं बनेगा, ये केवल और केवल जब भी लीनियर शेप होगा, 180 डिग्री मिल रहा होगा तभी नहीं बनेगा, अदरवाइज एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने आना ही है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखना जरा, अगर यहां पे मैं बॉन्ड पेयर कंसीडर कर लेता, ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस मैं कुछ मेजर कर ले रहा हूं, ये लेट से L1 है।
फिर मैं बॉन्ड पेयर को थोड़ी सी और ज्यादा दूरी पे प्लेस करता हूँ और फिर इसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ L2। तो एक चीज तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये जो आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ये सेंट्रल एटम से जितनी ज्यादा दूरी पे होगा, इनका आपस में भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। मोर इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द न्यूक्लियस, मोर इज द डिस्टेंस अमंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। उनके बीच में भी, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर गया बच्चे, तो डेफिनेटली उनके बीच में रिपल्शन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ना। मैं अब आपको दो थोड़े से एक्यूरेट वाले स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। ये ए के पास दो लोन पेयर हैं जो सेंट्रल एटम के काफी पास में है। फिर अगर ए के पास दो बॉन्ड पेयर में बनाऊं तो बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस डेफिनेटली एज कंपेयर टू लोन पेयर ज्यादा आ रहा होगा। या फिर एक और सिचुएशन में बना देता हूं, एक जगह बॉन्ड पेयर दिखा देता हूं और एक जगह लोन पेयर दिखा देता हूं ना। अब आप सोच सकते हो कि कहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो रहा है। अगर आप लोन पेयर लोगे तो वो सेंट्रल एटम के पास में आएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा आएगा। एंड मिडिल वन इज इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे अगर डिस्टेंस मिनिमम हो गया तो रिपल्शन ज्यादा आएगा। देन इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर रहेगी आगे कि क्यों लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उसके बाद आता है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम क्यों होता है। ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी, राइट। चलो, तो हम लोगों ने थर्ड पोस्टुलेट तक VACPR देख लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोल रहे हैं, the multiple bonds are treated as single bond pair, right? The multiple bond is treated as single bond pair electron, single bond pair इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये स्टेटमेंट आप दिमाग में रखोगे। अभी मैं कुछ देर पहले भी आपको बता रहा था जब SO2 का स्ट्रक्चर बता रहा था ना। अब ऐसा क्यों बोला जाता है ये भी समझना जरूरी है। देखो बच्चे, आप अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लो या कहीं पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर लो, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड दो पाई बॉन्ड होंगे। आप अब जरा सोचो क्या बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट में कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको आप सिंगल बॉन्ड पेयर के जैसा कंसीडर करेंगे टू डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। उसका रीजन है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कि एक एक सिग्मा बॉन्ड है। तो एक्चुअल सीन ये होता है बच्चे कि जो मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री, जो शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड, नॉट बाय पाई बॉन्ड। मैंने आपको VBT में भी बोला था कि अगर दो एटम अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, अगर उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनने हैं, अगर दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनने हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, तो वो मल्टीपल बॉन्ड में पहले क्या बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज क्लियरिटी रहनी चाहिए। तो अब आप खुद सोचो, जिस मोमेंट पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, शेप तो उसी मोमेंट पे डिसाइड हो गया होगा, ठीक है। वो पाई बॉन्ड के बनने का इंतजार नहीं करेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा तो फिर शेप डिसाइड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस मोमेंट पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, उसी मोमेंट पे मॉलिक्यूल अपना शेप एक्वायर कर लिया होगा।
ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड नॉट बाय पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का शेप डिसाइडिंग में बहुत बड़ा रोल नहीं है। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, वो सिग्मा बॉन्ड से ही डिसाइड होता है और मल्टीपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू डिसाइड शेप और ज्योमेट्री। टू डिसाइड शेप और ज्योमेट्री आप क्या करोगे, हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ट्रीट करोगे। सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे। आपको एक मैं यहाँ पे शॉर्टकट भी बता देता हूं। शॉर्टकट ये है कि एक स्टेटमेंट में बार बार यूज करूंगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल बी ऑलवेज बोल रहा हूं, ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए ही ट्रू है। एंड ऐसा क्यों बोला जा रहा है? लेट अस से आप कोई भी एग्जांपल लिख लो, कुछ भी लिख लो। लेट अस से मैंने SO3 लिख लिया मान लो, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है। सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। अब वो ऑक्सीजन जुड़ेगा किससे? वो ऑक्सीजन जुड़ेगा सेंट्रल एटम से। अब वो डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए या सिंगल बॉन्ड बनाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं डबल बॉन्ड को भी 1 काउंट करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 काउंट करूंगा, सिंगल बॉन्ड को तो 1 काउंट करूंगा ही। तो कहीं से भी जितने सराउंडिंग एटम होंगे, मतलब मेरा कंक्लूजन ये है कि जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वही हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं टू डिसाइड द शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो आप सिंपली नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम देख लो। जैसे SO3 में सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 है। तो सल्फर का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एंड देन लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा, ठीक है। बट बॉन्ड पेयर के लिए आपको क्लियरिटी रहना चाहिए कि बॉन्ड पेयर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होने हैं। नाउ अगर ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है तो थोड़ा सा मैं और देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर। वैसे तो लोन पेयर फाइंड आउट करना हम लोग लुईस स्ट्रक्चर से सीखते आ रहे हैं। मैंने लुईस स्ट्रक्चर से आपको ड्रॉ करते हुए दिखाया है। बट स्टिल अगर किसी को ऐसा बोलना है NH4+ और इसमें आपको लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर फाइंड करना है, राइट। तो अगर मुझे बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करना है तो बॉन्ड पेयर मैं क्या करूं, बोलूंगा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4 हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे ना। अब लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करना है? देखो सेंट्रल एटम क्या है हमारा? सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। नाइट्रोजन क्या कर रहा है? एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो आउट ऑफ दैट 5 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद नाइट्रोजन के पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन एंड सभी हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट देयर डुप्लेट। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? सभी हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर ऐसा कर दिया नाइट्रोजन ने तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। 5 थे, एक रिमूव करा, बचे 4 में से सभी एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0। और ये जो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हम लोग लिखते हैं इसको मैं आगे नाम दूंगा VSEP।
आर नहीं लिखूंगा इसे नाम दूंगा VSEP। VSEP फुल फॉर्म इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर यही है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को ऐड ऑन करो वही क्या होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आई होप मतलब ऐसा आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए और बोला जाए कि VSEP फाइंड आउट कर लो, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर फाइंड आउट कर लो, तो वो आप कर सकते हो। एंड एक बार आपने VSEP फाइंड आउट करना सीख लिया, फिर उसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, उसका शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें तो हम लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा चमत्कारी होगा उधर। लेट अस से मेरे पास है कार्बोनेट आयन CO3 यहाँ पे मैंने कटायन लिया था, एक बार अनायन ले लेते हैं। अब ऐसा देख करके ना देखो, एक्चुअल सीन अगर बताऊं मैं, एक्चुअल सीन जो होगा दैट विल बी डिफरेंट, बट मैं अभी आपको जिस लेवल पे समझा रहा हूं, जो चीजें समझा रहा हूं, वो टेक्निकली गलत हो सकती है, ठीक है, टेक्निकली गलत है, मुझे भी मालूम है, बट आंसर हमेशा और हमेशा करेक्ट आएगा, और इससे ज्यादा फास्ट कोई तरीका नहीं है टू फाइंड द VSEP टू डिसाइड द शेप और ज्योमेट्री। इससे ज्यादा फास्ट कोई तरीका नहीं, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। बट टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली वो टेक्निकली देखूंगा तो वो चीजें गलत हैं जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्यों गलत है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि गलत क्यों है। जैसे देखो, CO3 के बारे में अगर मैं बोलूं, इसका शेप अगर ड्रॉ करने के लिए बोलूं, तो शेप तो मैं चलो आपको पहले ही ड्रॉ करके दे देता हूं। ये शेप होता है CO3 का, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। बट अगर आपसे शेप, ज्योमेट्री या फिर हाइब्रिडाइजेशन जैसी चीजें पूछी जाए, तो वहां पे आप एक्चुअल शेप के पीछे मत भागना, एक्चुअल शेप बनाने की जरूरत नहीं। मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं, वो टेक्निकली गलत है, बट आंसर हमेशा और हमेशा करेक्ट मिलेगा, हमेशा करेक्ट मिलेगा। कैसे? अब देखो, जैसे CO3 देखा मैंने, सीधा BP क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, बॉन्ड पेयर कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा। क्यों? सेंट्रल एटम मेरा कार्बन है, सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। नाउ हाउ टू फाइंड द लोन पेयर। अगर मुझे लोन पेयर फाइंड आउट करना है, तो जो भी आप स्पीशीज लिख रहे हो, वेदर इट इज कैटायन और अनायन, डजंट मैटर, उसके ऊपर जितने भी चार्ज लिखे हुए हैं, वो चार्ज को आप सेंट्रल एटम के साथ डील करोगे, सेंट्रल एटम के साथ डील करोगे। उसका मतलब ये है, एक्चुअल सीन में तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन को चलो देखना शुरू करता हूं मैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल स्पीसीज के ऊपर 2 निगेटिव है, 2 निगेटिव है, मतलब ये जो स्पीसीज है इसके पास बाहर से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। एक्चुअल सीन में वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप वो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो, ठीक है। ये यहां पे मैं टेक्निकली रॉन्ग हूं, लेकिन आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, और दिस इज द फास्टेस्ट वे टू फाइंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप, ज्योमेट्री, VSEP एंड ऑल। ये फास्टेस्ट तरीका है। कैसे? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निगेटिव लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लाने के बाद कार्बन के पास कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं सभी ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन देने चला गया, तो मेरे 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, नेगेटिव वाले मैंने ऐड कर दिए, नेगेटिव वाले अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हर एक ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आप 2-2 इलेक्ट्रॉन देने जाओगे, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कुछ बचेगा ही नहीं बचा, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया। VSEP कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। आप यहां से भी देख लो, बॉन्ड पेयर कितना मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे मैं ट्रीट करूंगा, 3 बॉन्ड पेयर, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और सभी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। वो अलग तरीका है, वो मतलब एक्चुअल चीज है, वो तब आप कर पाओगे जब आपको एग्जैक्टली शेप मालूम है। ये आप कभी भी कर सकते हो,
शेप ज्योमेट्री मुझे नहीं मालूम यार, मुझे नहीं मालूम, मैं लुईस स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना चाहता, मैं बिना लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर लिखना चाहता हूँ। अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपको लिखूं PO4 3-, अगर इसके बारे में लिखना है मुझे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो मैं देख के ही बोल दूंगा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निगेटिव है, मतलब फास्फोरस को 3 और इलेक्ट्रॉन दे देता हूं मैं, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 4 ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फास्फोरस के पास कुछ भी नहीं बचेगा, लोन पेयर इज 0, VSEP इज 4। दिस इज द फास्टेस्ट वे। आप जितना जल्दी लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर पाओगे, VSEP बता पाओगे, शेप ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो, जो पढ़े नहीं है वो भी आप बता सकते हो, ये सारी चीजें फटाफट बताई जा सकती हैं, ठीक है। तो इस पे मैं आगे मूव करूंगा, एक वही जो हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा, शेप ज्योमेट्री एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज, जितने पॉसिबिलिटीज है सारे हम लोग करेंगे 1 by 1। बट आज के लिए मैं यही स्टॉप कर रहा हूं, और ये चीजें आप दिमाग में रखना, ये कर मैं जरूर रहा हूं, टेक्निकली रॉन्ग है, मतलब जो मैं बोलता हूं वो टेक्निकली रॉन्ग होता है, बट आंसर जो लिखूंगा वो 100% करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज को आप दिमाग में रखना, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।